हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज का प्रैक्टिस सेशन बच्चों हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के बारे में रहने वाला है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं नंबर 6 और ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे देख सकते हैं क्लासेस, सीए सीएम में सीए स्टूडेंट सब लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि अब सबके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं। पहले सीएस वालों के नहीं होते थे, अब ये सबके लिए डिस्क्रिप्टिव हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन पर ध्यान देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने मटेरियल से करवाने वाला हूं। जो बच्चे मेरे से क्लासेस नहीं लेते हैं वो बच्चे ये क्लास देखकर उनके हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस की क्लैरिटी कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए? सो आओ जरा देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। जो नोट्स हैं, इन नोट्स के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है जी, और उसी नोट से आपको ये क्लासेस जो है कंप्लीट करनी होंगी। चलो आओ हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कुछ करते हैं। तो आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन कर ली, उम्मीद करता हूं कि कर ली होगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की अगर रिवीजन कर ली है तो नहीं करी है तो भाई आपको रिवीजन का लिंक भी मिल जाएगा मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक से हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आपको इतना तो पता ही है कि हमें जिस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स कैसे निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाँ या ना? ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम माइनस करते हैं बच्चों म्युनिसिपल टैक्सेस। अगर मैं बात कर रहा हूं लेट आउट प्रॉपर्टी की, किसकी बात कर रहा हूं? लेट आउट प्रॉपर्टी की। आपको याद आ रहा होगा लेट आउट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। आपको पता है जीएवी कैसे निकाला जाता है? जी हाँ, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल एंड व्हिचएवर इज म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड व्हिचएवर इज हायर। हायर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड एंड के साथ व्हिचएवर इज लेस, और फिर जो लेस अमाउंट आएगा ना उसको हम एक्सपेक्टेड एंड बोलते हैं, उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल एंड के साथ व्हिचएवर इज हायर, तो जीएवी आ जाता है। जीएवी में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, और म्युनिसिपल टैक्सेस की रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ पेड बेसिस पे मिलती है। तो माइनस करने के बाद आता है एनुअल वैल्यू। क्या आता है माइनस करने के बाद? एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू की हमें ये हमारा जो एनुअल वैल्यू आएगा इसमें से माइनस करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि एक फिक्स है 30%। हाँ या ना? 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन ले रखा है तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन की आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हो इसमें, और आपको ये दोनों अमाउंट माइनस होने के बाद आती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या आती है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम। बच्चों यही सेम सिचुएशन जब हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए निकालते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रहते हो, और अगर आप खुद रहते हो तो ऑब्वियसली कोई इनकम कमाने का तो मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए जीएवी की शुरुआत होती ही नहीं है वहां पर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू से शुरुआत होता है, और एनुअल वैल्यू क्या रहता है? निल। यस और नो एवरीवन? एनुअल वैल्यू क्या रहता है? निल। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऑब्वियसली निल आएगा। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन है तो आएगा, वरना वो भी नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? सो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आंसर या तो निल आएगा या नेगेटिव आएगा। ये मेरी बात समझ में आती है? सो नेगेटिव या फिर निल। सो बच्चों आप लोगों को जानते हो कि गवर्नमेंट ने ये बात भी बोल रखी है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो 2 तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड है, बट तीसरी प्रॉपर्टी को लेट आउट मान लिया जाएगा। ये सब याद है, रिवाइज तो आपने कर लिया होगा, है ना? तो आओ जरा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं एवरीवन। जो बच्चे कहां गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा बच्चे गलती करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन में, और इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करने के लिए आपको बस इस बात का ध्यान देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन में कैलकुलेट जो डिडक्शन क्लेम करते हैं वो एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर होगा ना, जितना अमाउंट लोन का आउटस्टैंडिंग होगा ना उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। और एक होता है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो लोन लिया कंस्ट्रक्शन से पहले, कंस्ट्रक्शन जिस बार खत्म हुआ उससे पहले पहले का 31 मार्च, डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेकर 31 मार्च तक जो भी पीरियड बनेगा उसको हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हैं, और उस पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। याद आया? आओ जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले मैं प्रैक्टिस कराना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9। ये एक सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। Mr. Rohit Sharma takes a loan of 40,000 at 15% per annum for constructing a house on June 10, 2015. लोन कब लिया गया? 10 जून 2015। ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 9। तो 10 जून 2015 को लोन लिया गया। ठीक है जी, हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
फिर इसके बाद हुआ यह कि कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई 20 जनवरी 2021 को, ये लो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है बच्चों 20 जनवरी 2021, तो 20 जनवरी 2021 को कंप्लीशन हुई। फिर इसके बाद लिख रहा है कंप्यूट द इंटरेस्ट अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। इसको ठीक कर लेना बेटा, ये 21-22 होगा। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन इज 16th of January 2026। अगर डेट ऑफ रीपेमेंट, लोन की रीपेमेंट कब हुई है, लोन की रीपेमेंट, लोन की रीपेमेंट हुई है 16 जनवरी 2026, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। मैं जिस ईयर के लिए लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर 20-21, तो प्रीवियस ईयर 2020-21 में किस अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, क्या हमें चेक करना पड़ेगा लोन आउटस्टैंडिंग है या नहीं। प्रीवियस ईयर 2021 में लोन आउटस्टैंडिंग है या नहीं, जी हां प्रीवियस ईयर 2021 में लोन आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि लिखा हुआ है ना डेट ऑफ रीपेमेंट क्या 16 जनवरी 2026, तो लोन आउटस्टैंडिंग पड़ा है, पूरे का पूरा लोन है कितने का 40,000 रुपए के ऊपर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो आएगा 6,000। फिर इसके बाद हमें निकालना होता है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। देखो मैंने अभी आपको बताया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होगा वो कौन सा होगा, डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेके कंप्लीशन के विद इन 30 डेज, सॉरी कंप्लीशन से पहले का 31 मार्च तक, हाँ या ना। बट ये तो तब होगा ना जब रीपेमेंट बाद में हो रही हो। अगर लोन को चुका पहले दिया, अगर लोन को पहले चुका दिया गया तो डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, और उसके ऊपर क्या निकाला जाएगा, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा स्टार्ट होगा डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन 10 जून 2015 से लेकर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है 20 जनवरी 2021, लोन की रीपेमेंट बाद में हुई है, तो इससे पहले का जो 31 मार्च होगा 31 मार्च 2020, ये हमारा जो होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, जून में क्लोज करना है, जून को है ना, तो जून को क्लोज करने के लिए मैं 10 तारीख को लोन लेता हूं तो उस डेट का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो जून में टोटल हो गए, टोटल होता है 30 डेज, 10 तारीख के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये बने 21 दिन। 21 दिन जून के हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 महीने आपने मार्च तक के लिए लगा लिए, और आप पहुंच गए 31 मार्च 2016 पर। जैसे ही मैंने 9 महीने 21 दिन ऐड कर दिए ना 10/6/2015 में, तो मैं पहुंच गया 31 मार्च 2016, फिर 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, यानी 4 साल, यानी 4 साल 9 महीने और 21 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ा चैलेंज है भाई, 40,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 4 साल, कितना आएगा बताओ, 24,000 रुपये। कितना आएगा, 24,000 रुपये। फिर इसके बाद 40,000 रुपये का 15% 9 महीने के लिए निकालना है, कितना आएगा बताओ, 40 15% इंटू 9/12, यह आएगा 4500 रुपये। कोई डाउट। और फिर 40,000 रुपये 15% 21 दिन के लिए, 21/365, तो ये कितना आएगा 40, 15% इंटू 21 डिवाइडेड बाई 365, ये आ गया 345 रुपीज। टोटल आ गया 28,845 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, 28,845 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 5769। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे इस साल कितने इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी, एक तो मुझे 5,000 की, मेरे को एक तो 6,000 की मिल जाएगी प्लस 5769 की मिल जाएगी, हाँ या ना। तो टोटल हो गया ये 11,769 जो मुझे इस साल में डिडक्शन मिलेगी। क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको कब तक मिलेगी, कब से मिलनी स्टार्ट होगी, जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन क्या हुई थी खत्म, जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुई थी वो पहला साल होगा, उसके बाद और 4 साल। तो इस तरीके से इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है, हाँ या ना एवरीवन। अब आगे आ जाओ, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट अगर मैं देखूं तो बी पार्ट कहता है अगर रीपेमेंट डेट 30 जून 2022 होता तो क्या फर्क पड़ता आपके आंसर में, नहीं पड़ता।
समझो दोस्तों, 30 जून 2022 में क्या फर्क पड़ता, लोन की रीपेमेंट बाद में हुई है ना। घर की कंस्ट्रक्शन 20 जनवरी 2021 को खत्म हो रही है, तो उससे 20 जनवरी 2021 के तो बाद ही हुआ ना। अगर इससे पहले होता तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड थोड़ा सा चेंज हो जाता, बट अभी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर सेम ही रहेगा। ना ही लोन की रीपेमेंट में कोई दिक्कत हुई है, 2021 में लोन पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर पूरा आएगा, और इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे अभी आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इज, अगर लोन की रीपेमेंट डेट 31 अक्टूबर 2018 होता, जी हां, अगर लोन की रीपेमेंट डेट 31 अक्टूबर 2018 होता तो क्या फर्क पड़ता, नहीं वहां फर्क पड़ता। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं कि लोन की डेट ऑफ रीपेमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता। कितना डेट ऑफ रीपेमेंट, अक्टूबर 31 2018, 31 अक्टूबर 2018। अगर ये डेट होती बच्चों रीपेमेंट डेट, तो ऐसे केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता, पहले तो बताओ इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर होता। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 का मतलब है कि 2021 में क्या कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, अरे नहीं है मेरे भाई, तो इंटरेस्ट तो हो गया जीरो। जब मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में मुझे देखना होगा, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है जिस डेट पर मैंने लोन लिया था। लोन कब लिया, 10 जून 2015, तो 10 जून 2015 से लेकर जिस डेट पर लोन की रीपेमेंट कर दी 31 अक्टूबर 2018। सो अगर कंस्ट्रक्शन से पहले लोन की रीपेमेंट कर दी तो डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट, दैट इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब आप बताओ जून में कितने दिन होते हैं, 30, बट 10 तारीख को लोन लिया तो 10 को भी काउंट करेंगे तो 21 दिन तो वो हो गए। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने वो हो गए, और आप पहुंच गए 31 अक्टूबर 2015 पे। फिर 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, कितने साल हो गए, 3 साल। सो आप लोग कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 40,000 रुपए का लोन है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए निकालना है, तो कितना बना, 18,000। 40,000 रुपए का लोन है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 महीने के लिए निकालना है, कितना आया बताओ, 2,000 रुपए, एनी डाउट। और फिर 40,000 रुपए का लोन है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 21 दिन के लिए निकालना है बच्चों, कितना आया, ₹345। टोटल हो गया 20,345 रुपए। डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो ये हो गया 4069। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, तो 4069 के इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझे अलाउ हो जाएगी। प्रीवियस ईयर में तो कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है नहीं, लोन आउटस्टैंडिंग है नहीं, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के मिल जाएगी, और वो हो गया 4069। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन कब से मिलनी स्टार्ट होगी, जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन क्या हुई थी, जिस साल में खत्म, तो कंस्ट्रक्शन जिस साल में खत्म हुई थी ना, उस साल से डिडक्शन मिलनी स्टार्ट होगी, यानी 2020-21 विल बी द फर्स्ट ईयर। फिर 21-22, 22-23, तो हम लोग 20-21 के लिए निकाल रहे हैं, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई। एक तो ये था कि आपको ये क्लियर कर दूं कि भाई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और ये इंटरेस्ट ऑन लोन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे जनरली फंस जाते हैं। अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि मैं वन ऑफ द क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपको ये यूएसए वाली प्रॉपर्टी का। ये मैं इसलिए करवाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, कई बार इंस्टीट्यूट आपके साथ ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहेगा कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो क्या होगा। तो मैं आपको ये बात क्लैरिटी दे दूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मिसेस ललिता, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओन अ हाउस इन सैन डिएगो यूएसए एंड 2-story हाउस इन लखनऊ, कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। एक हाउस है जो कि यूएसए में है उसके पास, और एक हाउस है जो कि लखनऊ में, जो 2 story है, डबल स्टोरी है। एक में आपने ग्राउंड फ्लोर में रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, सेकंड फ्लोर जो है, फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपने लेट आउट कर रखा है। तो बस करते हैं इस क्वेश्चन को। आओ क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन करवाऊं उसी क्वेश्चन को अगर आप मिसलेनियस को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तो दैट इज मोर देन एनफ दोस्तों। अब बताओ, सबसे पहले तो यूएसए वाली प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, यूएसए वाली प्रॉपर्टी। और एक तरफ करते हैं लखनऊ प्रॉपर्टी। लखनऊ प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हैं, तो मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं। एक है लेट आउट पोर्शन और एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, हाँ या ना बच्चों।
हाँ या ना? एक हो गया लेट आउट पोर्शन और एक हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। अब आगे बताओ, यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? आपको निकालना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी जिसको बोलते हैं। और आपको पता है जीएवी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? यूएसए वाली प्रॉपर्टी में तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ ये बताया कि रेंट पे 3500 रुपये पर डॉलर दिया, $3500 पर मंथ दिया है और $65 का रेट है। तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 65 विच इज इक्वल टू 2,27,500, ये पर मंथ है ना, तो साल का कितना होगा? 3500 मल्टीप्लाई बाय 65, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 27,30,000, 27,30,000। तो लखनऊ प्रॉपर्टी की बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में तो नील ही आएगा बच्चों। और लेट आउट पोर्शन की अगर हम बात करें तो लेट आउट पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर को आपने मंथली रेंट 13,500 के किराए पर दिया है, स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया है 15,000, फेयर रेंट दिया 12,500। जीएवी निकालने के लिए आपको याद करो एमबी और एफआर, एमबी दिया है क्या? नहीं दिया। एफआर दिया है क्या? जी हाँ दिया है। एफआर दिया 12,500, तो 12,500 हो गया। 12,500 को कंपेयर करेंगे एसआर के साथ 15,000 विच एवर इज लेस, और हो गया 12,500, तो वो भी हो गया। 12,500 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ विच एवर इज हायर, तो 13,500। तो 13,500 इज द करेक्ट आंसर, कि जहां पर आप लोग 13,500 इंटू 12 करने वाले हो, तो 13,500 इंटू 12 कितना आएगा? 1,62,000। माइनस करेंगे इसमें से क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो म्युनिसिपल टैक्सेस मुझे दिए हुए हैं $2,100, $2,100 मल्टीप्लाई बाय 65 यानी 136,500, 136,500। तो $2,100 ऑब्वियसली पर एनम होगा क्योंकि पर मंथ तो दिया नहीं हुआ। अच्छा फिर आ जाओ लेट आउट पोर्शन पे। लेट आउट पोर्शन की बात करी तो हाउस टैक्स 8,000 रुपए दिया है, जिसमें से वो तो पूरी प्रॉपर्टी का होगा, 8,000 में से 4,000 इधर माइनस होगा। यहां तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो एनुअल वैल्यू ही नील होती है बच्चों। तो ये माइनस करने के बाद आपका आया एनुअल वैल्यू। क्या आया? एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू कैसे आया? 2730 माइनस 136,500, तो ये आएगा 25,93,500, और ये आएगा 1,58,000, ये आएगा नील। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, तो मल्टीप्लाई बाय 30%, ये करेंगे तो 778,050, और 1,58,000 का 30% करेंगे तो आएगा 47,400। यहां तो आएगा नील। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मैं जब इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें तो यूएसए वाली प्रॉपर्टी पे तो है नहीं, तो वहां तो आ गया नील। अब बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी पे, तो उसमें दिया हुआ है टोटल हाउसिंग लोन है 85,000 का, जिसमें इंटरेस्ट है 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो 40,000 रुपए के ऊपर 20,000 इधर जाएगा, आधा आधा है ना, तो 20,000 इधर जाएगा और 20,000 इधर जाएगा। बच्चों आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक कंडीशन होती थी कि अगर लोन 1/4/1999 के बाद लिया, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, और कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो रही है, तो ऐसे केस में हम तो आपको 2 लाख तक की डिडक्शन दे सकते हैं, वरना 30,000, तो दोनों से ही कम है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इतनी अमाउंट अलाउ हो जाएगी। मैं ये माइनस कर देता हूँ 25,93,500 माइनस 778,050, ये आएगा 18,15,450, और यहाँ पर 158,000 माइनस 47,400 माइनस 20,000, तो ये आएगा 90,600, और यहाँ पर रह गया 20,000 नेगेटिव में। अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है बच्चों, तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी होगी? सबका टोटल करना होगा। तो कैसे करें? 18,15,450 प्लस 90,600 माइनस 20,000, तो ये आएगा ₹18,86,050। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? दिस इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर था ये 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 22। इसी तरीके से अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करो जहां पे आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग जो है हिले। वन ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। 2 ब्रदर्स अरुण एंड बिमल आर द को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। बच्चों अगर आप एक प्रॉपर्टी के मालिक, 2 मालिक हैं, अगर को ओनर्स हैं, तो आपको याद है इस केस में क्या करते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन होगा तो दोनों को अलग अलग करेंगे पहले से ही। लेट आउट पोर्शन होगा तो पहले एक मान के कर लेंगे और फिर उसके बाद उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं।
The property was constructed during financial year 1998-99. The property consists of 8 identical units. कितने units हैं? 8. And is situated at Cochin. During the financial year 1920, each co-owner occupies 1 unit for residence and the balance of 6 units were let out at a rent of 12,000 per month. Okay. यानी 25% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 75% पोर्शन लेट आउट है. कैसे निकाला भाई? 2 और 6. अगर टोटल 8 है, 2 और 6 टोटल 8 है. 2 प्रॉपर्टीज क्या की गई? सेल्फ ऑक्यूपाइड. और 6 प्रॉपर्टी क्या की गई? लेट आउट. तो टोटल अगर 8 है तो 25% कह सकता हूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है और 75% क्या कह सकता हूं? लेट आउट पोर्शन है. हाँ या ना? आगे देखो, आगे पूरी प्रॉपर्टी का आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 9 लाख. पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो रिडक्शन मिल जाएगी. रिपेयर दे रखा है, कुछ नहीं होगा. इंश्योरेंस का कुछ नहीं होता, पता है ना आपको. उसकी जगह पर तो फिक्स डिडक्शन मिलती है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन. इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन दिया हुआ है 3 लाख रुपए. वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्स वेकेंट फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर. अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. The other income of Mr. Arun and Bimal are 290 and 180 respectively. Compute the income under that house property and total income of two brothers for the assessment year 2021. क्वेश्चन नंबर है 30. करें स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर है ये 30 और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है. तो पहले तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं. हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसकी किसकी? अरुण की और विमल की. हाँ या ना? अरुण की और विमल की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं. और हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालोगे? एक तरफ निकालोगे इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन. क्या निकालोगे? इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन. और बच्चों मैंने आपको बताया था लेट आउट पोर्शन को आप लोग क्या करो, एक वर्किंग नोट में बना लो और फिर इसके बाद उनको बांट दो. ऐसे ही आप निकालोगे इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन. इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन. सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन पे सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से आपको जो डिडक्शन मिल रही होगी सिर्फ वो होगा. अगर आप देखो पूरे घर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 3 लाख पूरे घर का. और मैंने आपको बोला 25% प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, 75% लेट आउट. तो 3 लाख रुपए का 25% कितना बनता है बच्चों? 75,000. अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में दोनों को अलग अलग करते हैं तो 37,500 उधर आएगा, 37,500 इधर आएगा. लोन कब लिया गया? 1/4/1999 से पहले लिया गया. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लोन शुड बी टेकन. लोन कब लिया गया? 1/4/1999 से पहले. कंस्ट्रक्शन हुई है फाइनेंशियल ईयर 1998-99 में. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, तो क्वेश्चन में यह नहीं लिखा हुआ कि वो किस डेट पर लिया. तो इसलिए आपको क्वेश्चन अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता तो मैंने आपको बोला था मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? 30,000. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 3 लाख का बन गया 25% विच इज इक्वल टू 75,000. 75,000 ईच, तो इसका मतलब है 2 के हिसाब से आएगा 37,500. अब 37,500 को भी कंपेयर करेंगे किसके साथ? 30,000 के साथ, विच एवर इज लेस. तो यहां पर सिर्फ 30,000 इधर और 30,000 इधर. यही मेरा ए और बी का सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से आंसर आएगा. अब मुझे लेट आउट पोर्शन के लिए वर्किंग नोट बनाना है. मैं इसको टोटल कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. अब मैं लेट आउट पोर्शन के लिए इनकम निकाल रहा हूं, वर्किंग नोट. अब इसमें क्या करना है मुझे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है. सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. क्या चाहिए होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी. जीएवी अगर मेरे को निकालना है उसके लिए मुझे चाहिए होगा एमवी, एफआर, एसआर और एआर. एमवी अगर आप देखो तो म्युनिसिपल वैल्यू आपको कुछ भी नहीं दी हुई है. क्या? पूरी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 9 लाख. हम लेट आउट पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं. लेट आउट पोर्शन कितना है बच्चों? 75% है ना लेट आउट. यस और नो? 75% लेट आउट है. सो म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा? 3 लाख रुपए का 75% यानी 225. फेयर रेंट की बात करें तो फेयर रेंट क्या है? एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप. तो भाई 12,000 रुपए 4 यूनिट्स. टोटल यूनिट्स कितने हैं? 8, जिसमें से 6 यूनिट किराए पर दिए. तो 12,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 8,64,000. ये हो गया हमारा फेयर रेंट. मैंने म्युनिसिपल वैल्यू गलत लिख दिया क्या? म्युनिसिपल वैल्यू टोटल कितना था? 3 लाख ना, सॉरी 9 लाख था. ओहो 9 लाख था, उसका 75% करना था तो 675 करना है. इसको ठीक करो 675. अच्छा फिर इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड रेंट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर. स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? नॉट एप्लीकेबल करते हैं. एक्चुअल रेंट की बात करें तो एक्चुअल रेंट तो यही है 864, जिसमें से
जिसमें से क्वेश्चन में ये लिखा है कि कोई किराएदार है जो कि 4 महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट में नहीं ले पाया, मतलब 4 महीने वेकेंट रही है प्रॉपर्टी, तो ये हो गई लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितने का हो गया, 12,000 इंटू 4 यानी 48,000। 48,000 माइनस करके यहां पे मैं लिखने वाला हूं 8,16,000, तो विच एवर इज हायर 864, ये आ गया मेरा ER। क्या आ गया ये मेरा ER, एक्सपेक्टेड रेंट। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक्चुअल रेंट लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से कम है तो एक्चुअल रेंट को GAV ले लेंगे। बच्चों एक्चुअल रेंट लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से कम है, वैसे तो बराबर ही आ रही है, तो इसीलिए GAV क्या ले लेंगे 8,16,000 माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो 9 लाख रुपए तो पूरी प्रॉपर्टी का है, इसका कर दो 75% और इसका 20% म्युनिसिपल टैक्स, कितना बना 1,35,000। हाँ या ना, ये आ गई मेरी एनुअल वैल्यू 8,16,000 माइनस 135,000, ये आ गया मेरा 6,81,000 विच इज माई एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू आने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें से माइनस करना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 681,000 मल्टीप्लाई बाय 30% जो कि आएगा 2,04,300, और उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम बात करें तो पूरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन जो ले रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है 3 लाख। 3 लाख का 75% जो कि बनेगा 225, इतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये डिडक्शंस होंगी 681 माइनस 2,04,300 माइनस 225, तो ये आ गया 251,700। 251,700 ये मेरा आ गया हाउस होल्ड इनकम। अब 251,700 जो आया डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये आ रहा है 125,850 और ये भी आ रहा है 125,850 क्योंकि दोनों इक्वल ओनर है। तो हाउस होल्ड इनकम की बात करें तो हाउस होल्ड इनकम क्या होगी दोनों अरुण और बिमल की मिला के, सो ये हो गई 125,850 माइनस 125,850 माइनस 30,000 विच इज इक्वल टू 95,850। 95,850 ये मेरी आ गई हाउस होल्ड इनकम। अब इस हाउस होल्ड इनकम के अंदर मुझे क्या करने होते हैं, ऐड करना होता है अदर इनकम्स, क्योंकि मुझे निकालने के लिए कहा गया है टोटल इनकम निकालो, दोनों भाइयों की टोटल इनकम निकालो। अब अगर मैं टोटल इनकम निकाल रहा हूं तो मुझे अरुण और बिमल की क्या चाहिए होगी भाई, अदर इनकम्स भी चाहिए होगी। तो हाउस होल्ड इनकम तो आ गई। हाउस होल्ड इनकम कितनी है, हाउस होल्ड इनकम कितनी है, ये आ गई आपकी 95,850 95,850 95,850 और इसके अंदर मैं अदर इनकम्स ऐड करने वाला हूं, अदर इनकम्स ऐड करने वाला हूं। अदर इनकम्स क्वेश्चन में दे रखी हैं 2,90,000 और 1,80,000। टोटल कितना आया 290 प्लस 95,850 विच इज इक्वल टू 3,85,850 और 180 प्लस 95,850 इज इक्वल टू 275,850। ये आ गई मेरी टोटल इनकम। बच्चों क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अरुण एंड बिमल जैसे हम लोगों ने लेट आउट पोर्शन का पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया हमारी जो इनकम है, और ये हाउस होल्ड इनकम आ गई। और हाउस होल्ड की लेट आउट में ना हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले इनकम सिंगल मान के फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ओनरशिप परसेंटेज के बेसिस पर, क्योंकि 50-50 ओनर्स है तो दोनों को इनकम डिवाइड हो जाएगी। तो बस हाउस होल्ड इनकम निकाल ली थी, अदर इनकम्स ऐड कर दी तो हो गया आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये बुक का 30 क्वेश्चन नंबर है ये बुक का 35। बच्चों क्वेश्चन नंबर है 35 और ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वैसे क्लास के अंदर करवाता हूं, बट स्टिल मैं ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ऐसा क्वेश्चन मैंने जो करवाया होगा क्लास के अंदर वो करवाया क्वेश्चन नंबर 21 मिस्टर दीप वाला, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन यहां पर आपको एक और दिया जा रहा है जो मैं करवाने वाला हूं आपको। क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है बच्चों। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर खासियत क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉपर्टी का रेंट के साथ साथ
अदर एसेट्स के भी रेंट मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट रेंट। याद है आपको, अगर आपको रेंट कॉम्पोजिट मिलता है तो हमें क्या करना होता है, उस रेंट को डिवाइड करना होता है दो हिस्सों में, ठीक है। प्रॉपर्टी वाला रेंट को अलग कर दो और फैसिलिटीज वाले रेंट को अलग कर दो। फैसिलिटीज वाला रेंट जाएगा अदर सोर्सेज में, प्रॉपर्टी वाला रेंट जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। सो क्वेश्चन नंबर है 35, करते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर है 35, मतलब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो इसको, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि जसवंत के पास एक प्रॉपर्टी है जो कि उसने लेट आउट कर दी है अलॉन्ग विद फैसिलिटीज। तो रेंट ऑफ हाउस दिया हुआ है विद डिफरेंट एमिनिटीज 1,92,000, जिसके अंदर ये सारी एमिनिटीज का भी रेंट है। रेंट ऑफ 1 मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड, क्या बोलते हैं इसको, अनरियलाइज। क्या बोलते हैं इसको, अनरियलाइज। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, बेटा अगर टेनेंट पे करता है तो डिडक्शन नहीं मिलती, याद आ रहा है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 72, फेयर रेंट 76, स्टैंडर्ड रेंट 78। रिपेयर्स, इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस दे रखे हैं, इसका कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसी की जगह पर फिक्स डिडक्शन मिलती है 30% की, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। The construction of the house was completed on 31st October 2012. During the previous year 8-9, Mr. Jaswant had claimed the deduction of unrealized rent of 30,000, out of which 22,000 was allowed as deduction for that year. 30,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम करी, जिसमें से 22,000 अलाउ हो गए एज डिडक्शन फॉर दैट ईयर। On 10th of August 2018, Jaswant however recovers 14,000 from defaulting tenant. For providing the different amenities, the following expenses are incurred by Jaswant. ये कुछ एक्सपेंसेस है जो जसवंत ने किए हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालनी है उसकी टोटल इनकम, नेट इनकम निकालनी है जसवंत की। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को दोस्तों, चलो आओ। निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे को हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है सबसे पहले। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एमवी चाहिए होता है, एफआर चाहिए होता है, एसआर चाहिए होता है और एआर चाहिए होता है, हाँ या ना। एमवी कितना दिया हुआ है, 72, ये प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। एफआर कितना दिया हुआ है, 76। एसआर कितना दिया हुआ है, 78। और एआर के लिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि रेंट तो 1,92,000 था, जिसमें से फैसिलिटीज का रेंट था कितना, एक तो 16,000 का वाटर चार्जेस, 48,400 के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 24,000 के लिफ्ट चार्जेस और 22,000 के सिक्योरिटी चार्जेस। तो ये अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा एक्चुअल रेंट आता है बच्चों 81,600, जिसमें से अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस करना होगा। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, 1 मंथ ऑफ रेंट। 1 मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड। तो भाई प्रॉपर्टी का 1 मंथ करूं या मैं फैसिलिटीज का भी करूं, 1 मंथ का जो मैं करूंगा दोनों को करूंगा, बट वो वाला काम जो करूंगा वो अदर एसेट से रिलेटेड जो है वो अदर सोर्सेज में जाएगा। ये वाला रेंट तो 81,600 का डिवाइडेड बाई 12, एक महीने का रेंट नहीं मिला, सो 6800 वो मैं माइनस कर देता हूं, तो ये आ रहा है 74,800। अब बताओ, हायर ऑफ द टू 76, विच एवर इज लेस 76 और फिर विच एवर इज हायर 76। तो बेसिकली 76,000 आपका आ गया। प्रॉपर्टी वेकेंट का तो केस है नहीं, बस सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट का केस था, तो हो गया। तो हमारा जीएवी आ रहा है बच्चों 76,000, यस और नो। माइनस करेंगे इसमें से क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस की रिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये पेड बाय टेनेंट है, तो ये आ गया 76,000 ही रहेगा। क्या रहेगा ये हमारी एनुअल वैल्यू, और इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि कितनी होती है 30%। तो 76,000 का 30% आ गया 22,800, 22,800, और माइनस करेंगे इसमें से क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉपर्टी का वो कितना है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा लोन कितना अमाउंट का था। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या क्वेश्चन में दिया है वैसे कुछ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई, मेरे को तो नहीं दिख रही। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, बस यही आ जाएगा मेरा 76,000 माइनस 22,800, ये आ गया 53,200। ये मेरी आ गई बच्चों हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है, आप चेक करो इस लाइन को लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, तो ये डेट पर खत्म हो गई। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 8-9, मिस्टर जसवंत हैड क्लेम्ड डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 30, आउट ऑफ व्हिच 22 वाज अलाउड एज दैट अर्लियर। 22,000 रुपए की डिडक्शन मिल गई थी उस टाइम पर, 30,000 रुपए की अनरियलाइज्ड रेंट थी, 22,000 की डिडक्शन हमें मिल गई थी। 10 अगस्त 2018 को जो 14,000 रिकवर हो रहे हैं वो रिकवरी क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए, हाँ या ना। तो 14,000 रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होता है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद, है ना, 14,000 माइनस क्या कर देंगे 30%, तो 14,000 का 30% आता है 4,200, तो ये हो गया 9,800
रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, इसको ऐड कर देंगे 9800 को, और ये हो जाएगा टोटल 63,000। ये हो गई हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। क्या हो गई हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम? 63,000। इसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है कि भाई आपकी बिजनेस की इनकम है, बिजनेस इनकम दी हुई है, कितनी दी हुई है? 4 लाख रुपए। इसके अलावा आपको एक इनकम और निकालनी है, अदर सोर्सेज इनकम। हाँ या ना? अदर सोर्सेज इनकम कैसे फाइंड आउट करें बच्चों? अदर सोर्सेज इनकम में ये चेक करना होगा, जो फैसिलिटीज का रेंट है वो अदर सोर्सेज में जाता है खर्चे माइनस होने के बाद। तो फैसिलिटीज का रेंट कितना है पहले तो वो निकालना होगा। वो कैसे निकालोगे? सारे ऐड कर देते हैं, 16,000 प्लस 48,400 प्लस 24,000 प्लस 22,000। ये ऐड करने के बाद आ गया 1,10,400। इसमें से माइनस कर देते हैं फैसिलिटीज का खर्चा, और वो नीचे दिया हुआ है। बिजली का बिल कितना आया? 600, वो वाटर बिल आया 600, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 38,800 माइनस 9,200 माइनस 12,000 माइनस 5600 माइनस 36,000, 8,200। इसके अलावा ना आपको 1 मंथ का रेंट कुड नॉट बी रियलाइज था ना, तो 1 मंथ का रेंट जो 1 लाख, ये जो इसका टोटल करने पर आ रहा है, ये टोटल जो आ रहा है ये कितना आ रहा है? 1,10,400। 1,10,400 जो आ रहा है ये पूरे साल का है ना बच्चों, है कि नहीं? अदर सोर्सेज वाला रेंट। इसको मैं 1 महीने का, मुझे इसका भी नहीं मिला, तो ये माइनस कर देता हूं। 1,10,400 डिवाइडेड बाय 12, ये बन रहा है 9,200। तो 1,10,400 में से 1,10,400 में से पहले तो माइनस करो 9,200 जो कि अनरियलाइज रेंट है, और इसके अलावा जो खर्चे हैं, अब खर्चे मैंने चेक किए तो बन रहे थे 600 प्लस 38,800 प्लस 9,200 प्लस 12,000 प्लस 5,600 प्लस 36,000, ये आ रहा है 1,02,200। और बच्चों ऐसा करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है माइनस में 1,000 अदर सोर्सेज का। क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। अब मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा तो मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 4,62,000। ये मेरी जीटीआई होगी, जीटीआई। और फिर जीटीआई के बाद क्या करना होता है? डिडक्शन। सेक्शन 80C में आप चेक करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड जसवंत कॉन्ट्रीब्यूटेड 55,000 टूवर्ड्स पीपीएफ। तो 55,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद आ रहा है 4,07,000 रुपए, जो कि बनेगी हमारी टोटल इनकम। क्या बनेगी? टोटल इनकम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो करना कैसे है? सबसे पहले आप लोगों ने जीएवी निकाला, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिया, एनुअल वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऐड कर देंगे और हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई। फिर इसके अंदर बिजनेस इनकम ऐड करेंगे, अदर सोर्स इनकम ऐड करेंगे और हमारा जीटीआई आ गया, और फिर डिडक्शन 80C टू 80U माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? ये क्वेश्चन अच्छा है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 35। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो और भी एक क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में अगर 23 के हिसाब से कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होगा? प्रॉपर्टीज 2 हैं, आपको 2 प्रॉपर्टीज के हिसाब से सब कुछ करना होगा। स्टैंडर्ड रेंट आपको 10,62,000 पूरी प्रॉपर्टी का दिया होगा, तो आपको इसको 2 में डिवाइड करना होगा। वो बात हो रहा है कि एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें स्टैंडर्ड रेंट का कोई यूजेज नहीं है, बट आधा आधा तो करना ही पड़ेगा ना भाई। म्युनिसिपल वैल्यूएशन को भी आधा आधा कर देंगे, फेयर रेंट को भी आधा आधा कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस को भी, यहाँ पर 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू जब निकालोगे तो वो भी आधा आधा होगा। लाइट एंड वाटर चार्जेस पेड बाय टेनेंट, तो ये जो है ये तो वो एक्सपेंसेस है जो डिडक्शन आपको उसके बदले में क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 1,500 रुपये, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंश्योरेंस चार्जेस की डिडक्शन आपको मिलती है, रिपेयर्स की डिडक्शन आपको मिलती है 30% के नाम से। बस कर लेंगे क्वेश्चन, एक तरफ करोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक तरफ करोगे लेट आउट। तो 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना भी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए एक ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। Z owns a building consisting of 3 identical units, construction of which is completed on 1/4/2018. The building was occupied on 1/4/18 onwards. The particulars relating to the 3 units for the year ended 31st March 19 is as under. आपको बता रखा है कि यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यूनिट 2 लेट आउट है, यूनिट 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड पर बिजनेस है। जो बिजनेस के लिए उसको तो काउंट ही मत करो ना यूनिट में, वो तो बिजनेस के में हिसाब किताब जाएगा, तो रहे तो सिर्फ 2 यूनिट्स, यूनिट 3 करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं बच्चों।
अब आप यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए निकाल रहे हो। ये बात क्लियर है कि यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और ये लेट आउट है। यहां पर जब मैं निकालता हूं, ये निकालता हूं जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए यूनिट 1 में अगर मैं बात करूं तो ये तो निल ही आएगा। यूनिट 2 की बात करूं तो म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए होगा, म्युनिसिपल वैल्यू है नहीं तो नॉट निल होता है। फेयर रेंट 60,000 दिया हुआ है, कंपेयर करेंगे 60,000 आएगा। एसआर नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हो तो नॉट एप्लीकेबल मानते हैं। एसआर को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर, सो विच एवर इज हायर, रेंट रिसीव 72,000। माइनस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितने दिए हुए हैं, यूनिट 2 में दिए हुए हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 5,000, तो इसकी रिडक्शन मिल जाएगी, इसकी नहीं मिलेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये आ गया निल और ये आ गया 67,000। ये आ गई मेरी एनुअल वैल्यू जिसमें से माइनस करूंगा मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आ गया निल। और 67,000 का 30% आएगा 20,100 और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, हाँ दिया है। 1/4/17 को लोन लिया था, घर की कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है 1/4/18 को, तो एक साल पूरा का पूरा हो गया, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब क्योंकि हमें 18-19 के लिए निकालना है तो इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर तो जीरो आएगा, नहीं लोन की रीपेमेंट हो गई है क्या, लोन की रीपेमेंट नहीं हुई है, सो 18-19 का भी इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, एक तो निकालो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्या इंटरेस्ट आएगा, 7.5 लाख रुपए पर 7.5 लाख रुपए का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है, तो ये आ गया 60,000। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर तो आ गया 60,000। फिर आप निकालोगे प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें चाहिए होगा डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन जो कि दिया हुआ है 1/4/2017 और फिर कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुई 1/4/18 से पहले का 31 मार्च, यानी पूरे एक साल यानी 60,000 रुपए डिवाइडेड बाय 5 यानी 12,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, यानी 72,000 टोटल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी जो तीनों प्रॉपर्टीज पे डिवाइडेड होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और एक बिजनेस वाला भी तो था। तो 24,000 इधर, 24,000 इधर और 24,000 इधर, बट हमें वो तो अभी चलो कर ही नहीं ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, बस तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव 24,000 ये, और ये आ रहा है 22,900। बच्चों अगर मुझसे कोई पूछेगा हाउस ऑपरेटिंग इनकम क्या है तो मैं क्या बताऊंगा, मेरी हाउस ऑपरेटिंग इनकम है नेगेटिव 1100, नेगेटिव 1100। इज दैट क्लियर एवरीवन, हाउस ऑपरेटिंग इनकम नेगेटिव 1100, समझ में आया सबको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38 और एक दो क्वेश्चन और करवा दूं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और प्रैक्टिस करने के लिए एक आधा क्वेश्चन और होना चाहिए बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 कराता हूं, ये ऑप्शन वाला केस है बच्चों। यहां पे ना 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, कितनी प्रॉपर्टीज है, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको पता है कि 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, तीसरी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूं मैं आपको। 3 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं जिसमें से 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती हैं और तीसरी अपने आप लेट आउट हो जाएगी। तो ये जानने के लिए कि कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड लें और कौन सा नहीं, आपको 3 ऑप्शन में अपना आंसर फाइंड आउट करना होगा। ऑप्शन 1 जहां पे आप हाउस 1 को क्या ले लो, डीम टू बी लेट आउट, हाउस 2 को क्या ले लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 3 को क्या ले लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या समझे। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हाउस 1 में तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड विचएवर इज हायर 375 375 350 विचएवर इज लेस 350, तो 350 ही हो जाएगा हाउस 1 का जीएवी। हाउस 2 की बात करें तो यहां आएगा निल और हाउस 3 की बात करें यहां पे आएगा निल। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स जो भी पे किया गया हो, पेड ड्यूरिंग द ईयर 12%, सो म्युनिसिपल वैल्यू का ही होगा ये ऑब्वियसली 12%, 36,000 रुपये, तो 36,000 इधर आएगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में तो क्या आएगा, निल। ये आ गया 314, ये आएगा निल और ये आएगा निल। यहां पे आ गई मेरी एनुअल वैल्यू, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 314 का 30% 94,200,
माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूं तो हाउस 1 का तो कुछ है ही नहीं, हाउस 2 को इंटरेस्ट बन रहा है 55,000 जो कि रिपेयरिंग के लिए लोन लिया गया है। और हाउस 2 का जो रिपेयरिंग के लिए लोन लिया गया है ना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर आप रिपेयरिंग के लिए लोन लेते हो तो कंस्ट्रक्ट आप वो कंडीशंस मैच नहीं करते हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक अलाउ होती है, बट तब लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, ये लोन रिपेयर के लिए। तो यहां पर मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 30,000 रुपए, हाँ या ना। इसके अलावा मनी बोरोड पर 175 की डिडक्शन और है, तो ये 175,000 और मिल जानी चाहिए, बट ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। लोन कब लिया गया? परचेज के लिए लिया गया और 1/4/1999 के बाद लिया गया, ठीक है। तो इसी रीजन से मुझे सारी शर्तें पूरी होने पर पूरे 1,75,000 की रिडक्शन मिल जानी चाहिए, बट क्योंकि मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख ही मिलती है, तो ये 175 भी घट के बच्चों ये हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा मैक्सिमम? 170। तो 314 माइनस 94,200 यह आएगा 2,19,800, यह आएगा 30,000, यह आएगा 170। हमारी टोटल इनकम अगर आप मुझसे पूछोगे हाउस प्रॉपर्टी की तो क्या आएगी? 19,800। क्या मेरी बात समझे? तो ऑप्शन ये आ गया मेरा, मैंने जो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन 3 में आंसर दिया हुआ है। हालांकि मैंने ऑप्शन 1 में ही हाउस 1 को क्या ले लिया? डीम टू बी लेट आउट। अच्छा, ऑप्शन 2 क्या हो सकता है? ऑप्शन 2 बच्चों ये हो सकता है कि हाउस 1 को ले लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 को क्या ले लो? डीम टू बी लेट आउट, और हाउस 3 को क्या भी ले लो? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा? सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी। यहां आएगा निल, यहां आएगा निल, सिर्फ हाउस 2 में आएगा। और हाउस 2 में एमबी दिया 360 और एफआर विच एवर इज हायर 360 और एसआर विच एवर इज लेस 360 हमारा आ जाएगा हाउस 2 का जीएवी। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। तो 360 का 8% जो कि बनेगा 28,800 माइनस करने पर यहां आएगा निल, यहां आएगा निल, और ये आ गई हमारी क्या आएगी? हमारी एनुअल वैल्यू। तो 360 माइनस 28,800 इज इक्वल टू 331,200, यह आएगी हमारी एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% है, यह आएगा निल, तो ये होगा इसका 30% विच इज 99,360, यहां पे भी निल। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में हाउस 1 में तो है ही नहीं, तो हाउस 1 का तो जीरो ही आएगा। हाउस 2 का पूरा इंटरेस्ट, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, यहां लिमिट होती है। यहां पे आपको डिडक्शन मिलेगी, बट कितनी मिलेगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पे पूरी 175 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 लाख तक अलाउड है ये वाला केस। यहां आएगा निल, यहां आएगा 331,200 माइनस 99,360 माइनस 55,000, यह आएगा 176,840, और ये आ रहा है 175,000 माइनस में। और ये आंसर अगर मेरे से टोटल पूछोगे, टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आएगी, तो ये आ रही है 1840 पॉजिटिव में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1840। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हम लोग निकालेंगे, और ऑप्शन नंबर 3 में मैंने हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया है, हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया है, और हाउस 3 को लेट आउट ले लिया। जीएवी निकालेंगे सबसे पहले। जीएवी क्या निकालेंगे? सबसे पहले जीएवी निकालेंगे हाउस 3 का। हाउस 3 का जीएवी कैसे निकलेगा? 330 म्युनिसिपल वैल्यू 380 विच एवर इज हायर 380 और 370 विच एवर इज लेस 375। तो जीएवी तो आएगा यहां पर 375। माइनस कर देंगे इसमें से क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया है? हाउस 1 12% दिया है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो म्युनिसिपल वैल्यू का तो 36। ये तो यहाँ पे तो नील आएगा ना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो एनुअल वैल्यू नील होती है। हाउस 3 में म्युनिसिपल टैक्सेस कितना दिया है? 6% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो 3,30,000 का 6% 19,800। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया, और ये आएगा मेरा एनुअल वैल्यू 3,75,000 माइनस 19,800 इज इक्वल टू 3,55,200। माइनस करेंगे, ये हमारी एनुअल वैल्यू आ गई, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ आएगा निल, यहाँ आएगा निल,
और इसका करेंगे 30%। 106,560 106,560 ये माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन जो लिया उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हाउस 1 में तो बात करें तो यहां तो नील ही आएगा। हाउस 2 में क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउ हो जाएगी रिपेयर के हिसाब से 30,000। और यहां पर ये सेल लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरा 175 जितना भी इंटरेस्ट है पूरी मिल जाएगी। यहां पे 2 लाख का सिस्टम नहीं है, 2 लाख का सिस्टम तब है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हो। अगर हाउस 3 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो वो पहले वाले ऑप्शन में मैंने ऐसे ही किया था कि वो मैक्सिमम 2 लाख ही ले पाता, इसलिए बचा हुआ अमाउंट लिया था, 170 लिया था हमने हाउस 3 में। यहां पे पूरा मिलेगा 355 200 माइनस 106,560 माइनस 175,000 इज इक्वल टू 73,640। और अगर मैं इनको टोटल करना चाहूं तो आ रहा है 43,640। हाँ या ना दोस्तों? इस तरीके से तीनों में से कौन से ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन नंबर 2 बेटर है, ऑप्शन नंबर 2 इज बेटर, क्योंकि इसमें मेरा आंसर मात्र 1,840 रुपये आ रहा है। हाँ या ना? सो दिस ऑप्शन इज बेटर, तो आपको लिखना होगा दिस ऑप्शन इज बेटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो बस क्वेश्चन करो बच्चों, प्रैक्टिस करो, यही कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आने वाले हैं, कुछ अलग होने वाला नहीं है, ठीक है? और पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय।